हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। चैप्टर 7 एलेक्स। ये मत करो। मैंने अपने लिए कॉफ़ी डाली, काउंटर से लगकर खड़ा हुआ और आराम से एक सिप ली। फिर बोला, समझ नहीं आ रहा तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो एंड्रू। मैं सीईओ हूँ, ईवान से बात करो। बकवास है, एंड्रू गुस्से से बोला। पीछे से सब कुछ तुम ही कंट्रोल करते हो, सब जानते हैं। फिर सब गलत है, मैंने शांत आवाज में कहा। और ये पहली बार नहीं होगा। मैंने अपनी महंगी पटेक फिलिप वॉच देखी, लिमिटेड एडिशन, बिल्कुल सील्ड और वाटरप्रूफ। स्टेनलेस स्टील की इस घड़ी पर मैंने काफ़ी पैसा लगाया था। ये मैंने अपना फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर करोड़ों में बेचने के बाद ली थी, अपने 14th बर्थडे के सिर्फ 1 महीने बाद। लगता है रात की रूटीन का टाइम हो गया, मैंने सोचा। मैं कभी मेडिटेट नहीं करता था और हम दोनों ये जानते थे। मुझे तुम्हारे लिए बेस्ट ही चाहिए, मैंने कहा। शायद बस्कर के तौर पर तुम्हारा सेकंड करियर काफ़ी अच्छा चले। तुमने स्कूल के टाइम बैंड छोड़ दिया था, याद है? एलेक्स प्लीज़, एंड्रू ने भीगी आवाज़ में कहा। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी कॉलेज जा रही है। मुझसे जो भी प्रॉब्लम है उन्हें या मेरी टीम को इन्वॉल्व मत करो। एंड्रू, मुझे तुमसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने कैजुअली कहा, एक और सिप लेते हुए। ज़्यादा लोग इतनी रात को एस्प्रेसो नहीं पीते, पर मुझे नींद आने का इशू कभी था ही नहीं। ये सिर्फ बिजनेस है, कुछ पर्सनल नहीं। मुझे अजीब लगता था कि लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इमोशंस की जगह ढूंढते हैं। यहाँ या तो तुम खाते हो या खुद खाए जाते हो, और मुझे किसी का शिकार बनने का शौक नहीं था। सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही सर्वाइव करते हैं, और मेरा इरादा हमेशा टॉप पर रहने का था। एलेक्स, मुझे अपना नाम सुन सुनकर थकान हो चुकी थी। हमेशा लोग टाइम, पैसे, अटेंशन या सिंपैथी मांगते रहते थे। ये सब एक बर्डन लगता था। गुड नाइट, मैंने सीधा कॉल काट दी, उसके और बोलने से पहले। एक सीईओ का बैगर बन जाना, देखना या सुनना दोनों ही सैटिस्फाइंग थे। ग्रम्पमैन एंटरप्राइजेस का हॉस्टाइल टेक ओवर प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेगा। कंपनी से मुझे फर्क नहीं पड़ता था, वो बस एक पॉन थी। आर्चर ग्रुप शुरू में रियल एस्टेट कंपनी थी, पर कुछ सालों में टेलीकॉम, ई कॉमर्स, फाइनेंस, एनर्जी, सब कुछ मेरे हाथ में होता। दुनिया मेरी थी लेने के लिए। ग्रम्पमैन फाइनेंस सेक्टर में छोटी सी कंपनी थी, पर मेरी बड़ी प्लानिंग का एक स्टेप। मैं शार्क से टकराने से पहले सब रफ एजेस स्मूथ करना चाहता था। वैसे भी एंड्रू कोई दूध का धुला नहीं था। मुझे पता था उसने अपनी पुरानी सेक्रेटरीज के सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस क्वाइटली सेटल किए थे। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और मन ही मन डिसाइड किया कि अपनी असिस्टेंट को निकालना पड़ेगा। मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर जाने देना एक बड़ी गलती थी। पहले ही काफ़ी मैस कर चुकी थी। गलत पेपर वर्क, रॉन्ग अपॉइंटमेंट्स, वीआईपी कॉल्स मिस करना, और ये सब लास्ट ड्रॉ था। ये सब उसके फादर के लिए एक फेवर था, एक कांग्रेसमैन जो चाहता था कि उसकी बेटी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले। पर उसका एक्सपीरियंस कल सुबह 8 बजे तक ऑफिशियली खत्म हो रहा था। उसके फादर को मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। खामोशी सी छा गई जब मैंने अपना कॉफ़ी कप सिंक में रखा और लिविंग रूम की तरफ चला गया। काउच पर बैठकर आंखें बंद की और अपनी यादों को चलने दिया। मैं मेडिटेट नहीं करता था, पर यह मेरी खुद की मेस्ड अप थेरेपी थी। अक्टूबर 29, 2006, मेरा पहला बर्थडे एक ऑर्फन के तौर पर। ऐसे कहने पर थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है, पर मैं उदास नहीं था, बस फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बर्थडेज कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगे। सिर्फ कैलेंडर की डेट्स होती हैं जिन्हें लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि उन्हें स्पेशल फील हो, जबकि असल में वो होती ही नहीं। जब हर किसी का बर्थडे होता है तो फिर कोई स्पेशल कैसे हुआ? पहले मुझे लगता था बर्थडे स्पेशल होते हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। एक साल पूरी फैमिली और करीबी दोस्त सिक्स फ्लैग्स न्यू जर्सी गए थे। हॉट डॉग्स खाए, रोलर कोस्टर्स पर चढ़े, जब तक उल्टी ना आ जाए। दूसरे साल मुझे लेटेस्ट प्ले स्टेशन मिला और मैं अपनी क्लास का एनवी बन गया। पर कुछ चीज़ें हर साल सेम होती थीं। मैं बेड पर सोने का नाटक करता जब मेरे पेरेंट्स पेपर कोन हैट्स पहने चोरी चोरी रूम में आते। मेरे फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्लूबेरी पैनकेक्स सिरप में डूबे हुए, साइड में हैश ब्राउन्स और क्रिस्पी बेकन। डैड प्लेट पकड़ते, मॉम मुझे गुदगुदाती और जोर से चिल्लाती हैप्पी बर्थडे, जब तक मैं हंस हंस के उठ ना जाऊं। फिर वो मुझे बेड में ही ब्रेकफास्ट खाने देते। जब मेरी सिस्टर थोड़ी बड़ी हो गई, वो भी उनके साथ आ जाती, मेरे ऊपर चढ़कर बैठती और मेरे बालों को बिगाड़ देती। मैं उस वक्त बस इतना ही कंप्लेन करता था कि गर्ल कुटीज हर जगह फैल रही हैं। अब सब खत्म हो चुका था। नो मोर फैमिली ट्रिप्स, नो मोर ब्लूबेरी पैनकेक्स और बेकन, नो मोर बर्थडेज जो मैटर करते हों। मेरे अंकल ने कोशिश की। उन्होंने एक बड़ा सा चॉकलेट केक लिया और मुझे डाउनटाउन के एक पॉपुलर आर्केड ले गए।
मैं डाइनिंग एरिया में एक टेबल पर बैठा खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता रहा। यादें, एनालिसिस। मैंने एक भी आर्केड गेम टच नहीं किया था। एलेक्स, गेम नहीं खेलोगे? अंकल ने कहा। आज तुम्हारा बर्थडे है। वो एक पावरफुल बिल्ट वाले आदमी थे। सॉल्ट एंड पेपर हेयर, लाइट ब्राउन आईज, बिल्कुल मेरे फादर जैसे। हैंडसम नहीं थे पर उनका प्रेजेंस स्ट्रांग था। बाल हमेशा नीटली सेट, कपड़े बिल्कुल क्रिस्प। उस दिन उन्होंने शार्प ब्लू सूट पहना था जो आर्केड के चिपचिपे बच्चों और थके हुए पेरेंट्स के बीच बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। मैंने अंकल आइवन को काफ़ी टाइम से नहीं देखा था। जब मैं 7 साल का था उनका और मेरे फादर का झगड़ा हो गया था, फिर फादर ने उनका नाम तक लेना बंद कर दिया था। फिर भी अंकल आइवन ने मुझे फॉस्टर सिस्टम में भटकने देने के बजाय अपने साथ रख लिया, जो शायद उनकी तरफ से अच्छा ही था। मुझे गेम नहीं खेलना, मैंने कहा, टेबल पर नकल से थपथपाते हुए। नॉक नॉक नॉक, 1 2 3। फिर गन शॉट्स। 3 बॉडीज जमीन पर गिरती हुई। मैंने आंखें जोर से बंद कर लीं और पूरी कोशिश की कि वो तस्वीरें दिमाग से निकाल दूं, पर जैसे हर दिन होता था वो वापस आ जाती थीं। उस दिन के बाद से रोज, पर मैं उन यादों से इस गंदे सबर्बन आर्केड के बीच डील नहीं। लोग पहले ऐसा बिहेव नहीं करते थे, पर मेरी फैमिली के मर्डर के बाद सब कुछ बदल गया। जब मैं उनकी तरफ देखता, वो नज़र चुरा लेते। मुझ पर दया की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। उनके अंदर कोई प्रिमिटिव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चीख रहा होता था, भागो और पीछे मुड़कर भी मत देखो। ये थोड़ा अजीब था, अडल्ट से 11-12 साल के लड़के से डरते हुए। पर मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता था। उनके पास डरने की वजह थी, क्योंकि एक दिन मैं अपने नंगे हाथों से दुनिया को चीर दूंगा और उसे उस चीज़ का दाम चुकवाना पड़ेगा जो उसने मुझसे छीन ली। अंकल, मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा। मेरी आवाज़ अभी भी एक बच्चे जैसी तेज और साफ थी, जो भी प्यूबर्टी तक भी नहीं पहुंचा था। मुझे बदला चाहिए। मैंने आंखें खोली और धीरे से सांस छोड़ी, यादों को अपने ऊपर बहने देते हुए। वही पल था जब मुझे अपना पर्पस मिला, और अगले 14 सालों तक मैं हर दिन उसी मोमेंट को जीता रहा। फैमिली के मरने के बाद मैं कुछ सालों तक थेरेपिस्ट्स के पास गया। एक नहीं, कई, क्योंकि कोई भी काम नहीं आया। और मेरे अंकल को उम्मीद थी कि शायद कोई एक टिक जाए, पर कोई नहीं टिका। सब एक ही बात कहते थे कि मेरा पास्ट के साथ ऑब्सेशन मेरी हीलिंग के रास्ते में रुकावट बन रहा है, और मुझे अपनी एनर्जी किसी और पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगानी चाहिए। कुछ ने आर्ट सजेस्ट की, कुछ ने स्पोर्ट्स। मैंने कहा वो अपने सजेशंस अपने पास ही रखें। उन थेरेपिस्ट्स को समझ ही नहीं आया। मुझे हील नहीं होना था, मुझे जलना था, मुझे ब्लीड करना था, मुझे दर्द का हर एक पल महसूस करना था। और जल्द ही जो भी उस दर्द का जिम्मेदार था, वो भी महसूस करेगा, 1000 गुना ज़्यादा। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें।
थैंक यू।